हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लेके आए हैं कि पॉलिटी का अगला पार्ट। जैसे हमने जो पॉलिटी के पार्ट कंप्लीट किए थे 1 से 4, फिर 5 से 11, फिर 12 से जो आर्टिकल देखा था, आज हम देखने जा रहे हैं कि आर्टिकल 13 क्या कहते हैं। जो पॉलिटी की सीरीज है इसमें सबको संपूर्ण निचोड़ मिलेगा, जीरो से एडवांस लेवल तक का सारे इसमें एग्जाम कवर किए गए, चाहे एलडीसी, सीईटी, पटवार, आरएस मेंस तक का इसमें कवर किया गया है। आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पे इसी जगह आपको सारी चीज एक जगह मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने की बात कहता है, की व्याख्या करता है। अल्पीकरण मतलब जितने भी अपने पास मूल अधिकार है संविधान में दिए गए, अगर उनका उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या संशोधन, क्या नियम, क्या सारी व्यवस्था बनी हुई है, ये इसमें आर्टिकल 13 में कहा गया है। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। तो जो मूल अधिकार है संविधान में पूर्व की विधियां, जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनको अल्पीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो संविधान से पूर्व की विधियां, यानी कि जब संविधान बना था उसके पूर्व में जो बन रहा था उस टाइम क्या क्या लॉ थे, उस लॉ से अगर फंडामेंटल या मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो क्या होगा। दूसरा, संविधान के पश्चात की विधियां, संविधान बना उसके बाद जो नियम आए, जो लॉ आए, जो कानून आए, उससे अगर फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार अगर उल्लंघन होता है तो उसका क्या होगा, ये दोनों हम चर्चा करेंगे इसमें। तो पहला है संविधान से पूर्व की विधियों में क्या है। तो अनुच्छेद 13(1) में लिखा गया है कि संविधान से पहले सरकार के द्वारा बनाए नियम यदि मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से या फिर एफआर से वोलेट होते हैं या उल्लंघन होते हैं तो उसे शून्य करार दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, अगर जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, अगर वो संविधान से पूर्व की विधियों में शामिल नहीं है, तो अगर जीवन जीने का अधिकार, किसी ने मेरे को थप्पड़ मार दी, किसी को मेरे को जेल में बंद कर दिया, ये स्वतंत्र रूप से मेरे को जीवन जीने का अधिकार नहीं दे रहा है बिना किसी लॉ के, तो वो एफआर का उल्लंघन माना जाएगा। तो उसके लिए उस जो लॉ को शून्य माना जाएगा, कि उसे शून्य करार दी जाए, कि वो लॉ मतलब कि मुझे मौलिक अधिकार का पूरा राइट है कि मैं उसको कर्तव्य के साथ उसको फॉलो कर सकता हूं, कि अगर मेरा मौलिक अधिकार अगर उसे वोलेट होता है, उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो जो पहले की विधियां है वो सारी खत्म मानी जाएगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 13(2). इसमें एक एग्जांपल के साथ बताता हूं मैं आपको कि ए व्यक्ति है, उसका एफआर उल्लंघन हुआ है तो जो उसकी जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो उसका प्रोसीजर होगा कानून के प्रति, वो पूर्व संविधान के पूर्व की जितनी विधियां होगी उसके अनुसार होगा, तो वो सारे विधियों को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, मौलिक अधिकार सुप्रीम है, व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सुप्रीम है, ऊंचा है। इसमें एक अवधारणा आती है डॉक्ट्रिन ऑफ, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं उसे आच्छादन का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई देश का कानून और एफआर, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बीच में टकराव हो, उल्लंघन हो, तो उसमें एफआर को सुप्रीम माना जाएगा। एफआर उस लॉ को ओवरलैप कर लेगा, यानी कि जो लॉ है, जो विधि है, वो एफआर से छोटे, यानी एफआर जो फंडामेंटल राइट है वो सुप्रीम है। आगे चलते हैं, संविधान के पश्चात की विधियां, इसमें अनुच्छेद 2 में दी गई है। इसमें कहा गया है कि यदि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून मौलिक अधिकार का
हनन करता है तो उस विधि को शून्य करार दे दिया जाएगा। इसमें भी यही बात कही गई है कि मौलिक अधिकार किसी विधि, सरकार द्वारा या राज्य द्वारा, केंद्र द्वारा बनाई गई विधि, लॉ से ऊपर है। इसमें भी एक सिद्धांत आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार किसी लॉ से, किसी विधि के अनुसार हनन होता है, यानी कि विधि से कि मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, जितना पार्ट हनन होता है उतना ही अमान्य घोषित किया जाएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने क्राइम किया लेकिन वो कुछ साल के बाद उसको छूटना चाहिए, यानी क्राइम सिद्ध नहीं हुआ, तो टोटल 7 साल की बजाय उसने 2 साल काट ली और 5 साल नहीं काटी, तो 2 साल काटी है ना, तो उतने तक ही उसका एफआर जो उल्लंघन हुआ है उसको 2 साल की सजा काट ली है, तो उतना ही उसको रखा जाएगा, बाकी 5 साल को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो विधि है एफआर में सुप्रीम है दूसरा, लेकिन जितना उसने अपराध किया है उतना उसको दंड मिलेगा, उसके बाद की सजा उससे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको वो अमान्य घोषित कर, उस विधि को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन के द्वारा। आगे चलते हैं, अतित्याग का सिद्धांत। ये 2 अलग से एक टॉपिक रहते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये संविधान में मेंशन नहीं, लेकिन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे आर्टिकल 13 से संबंधित है। अतित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भारत देश का नागरिक अगर फंडामेंटल राइट को स्वेच्छा से छोड़ना चाहे, त्याग करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता है। कोई नागरिक स्वेच्छा से एफआर या मौलिक अधिकार को त्यागना चाहे तो वो नहीं त्याग सकता है या छोड़ सकता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर कहता है, अतित्याग का सिद्धांत ये कहता है। दूसरा एक सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ ओवर रूलिंग। एक वाद है इसमें, गोलकनाथ, सारे वाद अपन पढ़ेंगे, गोलकनाथ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1965 का एक वाद है, एक केस है, जिसमें कहा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि संसद द्वारा किए गए संविधान में संशोधन वो 1965 के बाद, यानी गोलकनाथ 1965 के बाद उसको ओवर रूल कर देगा, यानी वो मान्य अवैध होगा, मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि गोलकनाथ जो केस था 1965 का, उसके बाद 1965 के बाद संसद द्वारा किए गए संशोधन संविधान में वो उसे उसके बाद अगर किए जा रहे 1965 के बाद तो उसे अवैध माना जाएगा। ये कहता है डॉक्टर ऑफ ओवर रूलिंग। आगे चलते हैं, जैसे हम जानते हैं कि संसद में जो संविधान में संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के द्वारा या आर्टिकल 13 के द्वारा किया जाता है। 13 और 368 के द्वारा संविधान में संशोधन मुख्यतः 368 काम में आता है। 13 में तो उसकी विधि का उल्लेख किया गया है कि सरकार को क्या पावर मिलती है, केंद्र को क्या पावर मिलती है कि वो संविधान में संशोधन करे। संविधान में संशोधन, तो जो संशोधन हुए, जो इससे संबंधित जितने भी केस है, केस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी केस हुए, जैसे मुझे याद आता है चंपकम, दोराई राजन वर्सेज मद्रास स्टेट। ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हमेशा ऊपर होगा। अगर मान लो आर्टिकल 42 कहता है कि किसी व्यक्ति को वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलनी चाहिए या किसी गर्भवती महिला को मातृत्व लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट मिलने चाहिए, और एक तरफ कहता है कि जो आर्टिकल 14 राइट टू इक्विलिटी है, यानी पैटर्निटी लाभ भी मिलनी चाहिए और मैटरनिटी लाभ भी मिलनी चाहिए, तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि समानता का अधिकार। तो कहीं ना कहीं जो इनमें अगर टकराव होगा आर्टिकल 42 और 14 में, तो कौन सुप्रीम होगा, किसकी बात मानी जाएगी?
मौलिक अधिकार की, यानी कि फंडामेंटल राइट की, क्योंकि आर्टिकल 14 सुप्रीम है कि वहां पर अगर आर्टिकल 42 के अनुसार मैटरनिटी लाभ या फिर मातृत्व लाभ दिया जा रहा है तो पितृत्व लाभ भी दिए जाने चाहिए, पैटर्निटी लीव भी दी जानी चाहिए, जो कि अपने सरकारों ने नियम में लिखा हुआ है कि आरएसआर का नियम है जिसमें लिखा हुआ है कि मैटरनिटी बेनिफिट अगर 60 दिन का महिला को मिल रहा है, गर्भवती महिला को, तो पैटर्निटी लीव भी बच्चे के जन्म के बाद 15 दिन का पिता को भी अवकाश दिया जाता है। ये केस था। एक दूसरा केस पढ़ते हैं जिसमें इसमें क्या था, एफआर को प्रायोरिटी दी गई डीपीएसपी से। आगे देखते हैं, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ। यह कब हुआ था, यह भी 1951 में हुआ था। शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा गया था, शंकरी प्रसाद केस में कहा गया था कि जो भी लॉ बनेंगे, ऑर्डिनरी लॉ यानी कि सामान्य विधि के लॉ संसद के द्वारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो संविधान में संशोधन है, आपको इससे शंकरी प्रसाद से पहले एक बात बताता हूं, क्योंकि एक केस हुआ था जिसमें कहा गया था कि शंकरी प्रसाद के केस में जब एफआर को एफआर में संविधान संशोधन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, यह संसद के सामने एक सबसे बड़ा डिबेट था कि संसद या केंद्र सरकार एफआर में मौलिक अधिकार में वो संशोधन कर सकती कि नहीं कर सकती, संशोधन कर सकती तो किस प्रकार करना होगा, यह शंकरी प्रसाद केस के सामने एक क्वेश्चन था। तो उसमें आंसर दिया था कि ऑर्डिनरी लॉ, संसद के द्वारा ऑर्डिनरी लॉ यानी कि सामान्य लॉ तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा किए जा सकते हैं। यानी अगर मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में अगर कुछ भी चेंज करना है, एफआर में या मौलिक अधिकार में चेंज करना है, उसको कम करना है या फिर उसको हटाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, संविधान में संशोधन के द्वारा। तो यह था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 का। आगे एक और केस देखते हैं, सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जो कब हुआ था, 1965 में हुआ था। इसमें क्या किया था, इसमें क्या कहा था क्या कि संविधान में संशोधन अनुच्छेद 13 और 368 के विधि के अनुसार किया जा सकता है, कि इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस केस में यह कहा था कि जो संविधान में संशोधन करना है, जो आर्टिकल 13 और 368 के विधि के अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, हमने बात की है चंपकम केस के बारे में, शंकरी प्रसाद केस के बारे में और सज्जन सिंह केस के बारे में। एक केस और आता है गोलकनाथ मामला 1967 का। इसमें कहा गया, गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि जो एफआर है, जो मौलिक अधिकार है, इसमें संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं गोलकनाथ केस में कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत सारी कंडीशन, उसमें बहुत वाद विवाद हुआ था कि कैसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर कर रहे हैं तो इसी समय की बात है कि इस समय एक नींव रखी गई थी, जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की, जो गोलकनाथ केस के टाइम पे ही 1967 में ही बेसिक ढांचा या फिर जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी नींव रखी गई थी, इसकी अवधारणा स्पष्ट हो गई थी। उसके बाद जब केस आया था केशवानंद भारती, बहुत फेमस है, केशवानंद भारती बनाम केरला स्टेट, बहुत फेमस केस है, 25 अप्रैल 1973। इतना फेमस केस है कि इसकी जो डेट है वो भी एग्जाम पूछ ली जाती है। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट जो बनाम केस था, उसमें कहा गया था कि एफआर में संशोधन या फिर संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे
मूल ढांचे की अवधारणा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। मूल ढांचे के विपरीत अगर संविधान में संशोधन करते हैं तो उसे अवैध माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। उसका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अगर संविधान में कोई संशोधन हुआ, उसका अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आ रहा है तो उसका तो संवैधानिक माना जाएगा, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर के बाद आ रहा है यानी कि उससे जुड़ा हुआ नहीं है तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। और साथ ही इसको जो न्यायिक समीक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। यह केशवनाथ भारती केस में कहा गया था। इसके बाद एक केस और आता है, इसका नाम है मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल मामला जो 1990 में आया था। इसमें कहीं ना कहीं जो केशवनाथ भारती केस में, इसमें हमेशा एफआर और डीपीएसपी को यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बैलेंस रखने की अप्रोच की गई है कि इन दोनों को बैलेंस रख के संविधान में संशोधन किया जा सकता है अंडर द विंडो ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की को मद्देनजर रखते हुए संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो मिनर्वा मिल केस हुआ था उसमें कहा गया कि जो एफआर है और डीपीएसपी है इनको साथ में लेने की चलने की बात कही कि जो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार और जो आर्टिकल 42 है मैटरनिटी बेनिफिट का अधिकार या वर्किंग कंडीशन संबंधी अधिकार, वो जो डीपीएसपी है वो दोनों साथ में क्यों नहीं चल सकते। समान अगर किसी व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पे उनका पैटर्निटी लीव दे रहे तो मैटरनिटी लीव भी दे दो ना, तो ये समान हो गया। यानी एफआर यानी कि आर्टिकल 14 का भी हनन नहीं हुआ और आर्टिकल 42 का भी हनन नहीं हुआ, जिससे दोनों बैलेंस रूप से या फिर साथ साथ चल पाए। ये मिनर्वा मिल केस में कहा गया था। इसमें क्या गया था, एफआर प्लस डीपीएसपी कि दोनों को साथ में लेने की बात कही। ये सारे केस हो गए। आगे चलते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आगे चलते हैं। जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 के बारे में। जो आर्टिकल 13 में जितने भी संविधान संशोधन हुए, अब इसकी बात करते हैं। तो संविधान संशोधन कौन कौन से हुए, ये तो हमने बात की केस में, किस केस में क्या क्या कहा गया, ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम आ सकते हैं, इनको आप याद रखना। सीधा पूछा जाता है एक प्रश्न, संविधान संशोधन कौन कौन से हुए, उसकी बात करेंगे। सबसे पहला आता है पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन, इसमें कहा गया था, इसमें कहा गया कि उस टाइम की कंडीशन क्या थी मैं बता देता हूं कि जब संसद कोई भी लॉ पास करती तो उसको सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय उससे उलटफेर कर देता। जैसे नागरिक सुरक्षा अधिनियम पास किया गया, प्रेस से संबंधित अधिकार कानून पास किए गए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर ओवरटर्न कर दिए, उसको खारिज कर दिया कि ये तो स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका हनन कर रहा है, आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर केस में जब संसद नियम बनाता है उसको वो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, ये कहकर कि वो स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ जा रहे हैं। तो इसके अधीन फिर एक अनुसूची बनाई गई, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, जिसके अंदर 9वीं अनुसूची एक ऐसी बास्केट, एक ऐसा टब बनाया गया कि इसके अंदर जितने भी लॉ डालेंगे उसकी कोई नई समीक्षा नहीं की जाएगी। जैसे कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित एक्ट है और भी अन्य एक्ट, अन्य कानून जो भी होंगे वो 9वीं अनुसूची में ऐड किए गए ताकि इसका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय कभी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाए। फिर एक 17वां संविधान संशोधन आता है। सत्रहवां संविधान, इसमें कहा गया कि जो भूमि को खेती करता है, खेती की भूमि के लिए भूमि का हड़पना, भूमि का अधिग्रहण करना पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि कोई कृषि के लिए भूमि, कृषि के लिए भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहने का मतलब है अगर मुझे खेती करनी है तो वो अगर वो उसके लिए मैं अगर किसी भूमि का अधिग्रहण करता हूं तो वो नहीं कर सकता हूं, उसके लिए प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था लगाने का, क्योंकि जो एग्रीकल्चर फार्मर थे वो कृषि करते थे और जो दूसरे आके उनकी जमीन को हड़प लेते थे, और जबकि किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था उस टाइम। तो क्या करते थे, जब भी मार्केट, अगर
किसान ने जमीन हड़पी है कृषि भूमि कार्य के लिए, तो उसे मार्केट प्राइस पर वो जमीन का वैल्यू देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। तभी इन्होंने यहां पर प्रतिबंध लगा दिया कि कृषि की भूमि अन्य काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अगर कर रहे हैं तो किसान को उचित मुआवजा मार्केट प्राइस पे दो। आगे बात करते हैं, इसका अगला संविधान संशोधन है 24, 24वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि जो आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, राज्य केंद्र की परिभाषा लिखी है, और आर्टिकल 368 में क्या लिखा है, संविधान से संबंधित संशोधन लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं इससे जो संविधान में संशोधन है, जो संविधान में संशोधन है उसको मान्य करार दिया गया कि आर्टिकल 368, अंडर द आर्टिकल 368 केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान को संशोधन कर सकती है अंडर द आर्टिकल 368। ये 24वें संविधान संशोधन में कहा गया। आगे बात करते हैं 39वां संविधान संशोधन, सॉरी 25वां पहले कर देते हैं, 25वां संविधान संशोधन। 25वें में कहा गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में आता था, उसको हटाकर उसको 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर भाग 12 के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको, इसमें अब कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि इसको फिक्स कर दिया गया है। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी वाद होंगे, जितने भी विधियां बनेगी, वो 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को फिक्स कर दिया गया था। आर्टिकल 31 को। आगे बात करते हैं 39वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में कहा गया कि जो नवी अनुसूची, अभी मैंने बताया नवी अनुसूची क्या है, एक ऐसा टब है, एक ऐसा बास्केट है जिसके अंदर जितने भी नियम, जितने भी कानून, जितने भी विधियां डाली जाएगी, उसका उच्चतम न्यायालय में कोई न्यायिक परीक्षा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो जो अनुसूची 39वें संविधान संशोधन में कहा गया कि नवी अनुसूची के अंदर और विधि या कानून को ऐड किए गए। ऐसे बहुत सारे कानून थे, विधियां थी, जिनको नवी अनुसूची में 39वां संविधान संशोधन करके और ऐड किया गया। आगे है 42वां संविधान संशोधन। बयालीसवां संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया था कि बहुत सारे, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिमंडल होगा, उसकी बात माननी ही होगी, बाउंड कर दिया गया। बहुत सारे संविधान संशोधन, जैसे इसमें 42 से मुझे याद आता है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये सारे वर्ड संविधान के प्रस्तावना में ऐड किए गए। फिर 42 संविधान संशोधन से भाग 4A जोड़ा गया। ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। मैं हमेशा कहता हूं कि जो अच्छा विद्यार्थी है उसे 1 से लगाकर 51A तक के सारे अनुच्छेद मुंह पे याद होने चाहिए, तभी वो पॉलिटी का अच्छा खासा जानकार होता है। फिर उसने 42 में और जो इमरजेंसी में प्रेसिडेंट की पावर थी उसको कम कर दिया गया। लोकसभा का जो टर्म था, स्टेट असेंबली का जो टर्म था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो टर्म को कम कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे संविधान संशोधन को किया गया 42वें में। इसी को अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो जब अपनी संविधान की, जब अगला टॉपिक आएगा, जब भी टॉपिक आएगा संविधान की, सारे संविधान अभी 1 से लगाकर 106 तक जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उसके सब की बात हम करेंगे। एक लास्ट संविधान आता है, संशोधन आता है 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या क्या कहा था कि जितने भी ज्यादातर जितने भी 42वें संविधान संशोधन के अंदर संशोधन हुए थे, जिनको ऐड किया गया था, उनको रिवर्स कर दिया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज थे, इनकी जो पावर है उसको वापस उसी स्तर पर लाया गया जैसे वो पहले थे। प्रेसिडेंट जो उसको जो इमरजेंसी के टाइम COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिटर्न में परमिशन लेनी होगी कि इमरजेंसी लगा रहा है।
अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लगा रहा है तो प्रेसिडेंट को मंत्रिमंडल से लिखित में जवाब या प्रोक्लेमेशन लेना पड़ेगा, प्रस्ताव लेना पड़ेगा, तभी वो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। इसमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिनका टर्म जिसका कार्यकाल कम कर दिया था उसको वापस बढ़ा के 5 साल कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे मूल चेंजेस हुए थे जो इसको ओवरटर्न कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से। फिर बात करते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या है। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा है। विधि यानी कि लॉ की परिभाषा है जो केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा या लोकल बॉडी के द्वारा जितने भी नियम है म्युनिसिपैलिटी को जो फॉलो किए जाते हैं उन सबका कौन बनाता है? केंद्र, राज्य और लोकल पार्टी। उन सब की परिभाषा दी गई है कि केंद्र कौन होगा, राज्य कौन होगा और लोकल बॉडी कौन होगा। तो कहीं ना कहीं राज्य, केंद्र या लोकल बॉडी, म्युनिसिपैलिटी, इन सब का संविधान में एक ही मतलब लिखा है, वो है सरकार। इन सब का संविधान में एक ही मीन्स लगा है, वो सरकार से है। इन सबको सरकार ही माना है। एक विधि होती है स्थायी विधि कि संविधान के अनुसार केंद्र या राज्य, सेंटर या स्टेट विधि बना सकती है। वो है ना, जब लॉ बनता है एक प्रोसेस होता है, जब लॉ इंट्रोड्यूस होता है संसद में, फिर स्पीकर उसको सर्टिफिकेट से पास करता है कि इसको सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए, फिर उस पर वाद विवाद होते हैं, फिर उसको बहुमत से पास किया जाता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, तभी वो जाकर वो अधिनियम बनता है। यही एक स्थायी विधि का रूप है। एक आते हैं अस्थायी विधि, यानी कि सरकार का जो एग्जीक्यूटिव है, जो व्यवस्था पालिका है, वो कोई ऑर्डर पास कर दे या ऑर्डिनेंस या नियम, रूल, वो सारी चीजें इसमें आएगी। अस्थायी विधि है, यानी कि वो बिना संसद, बिना सदन के थ्रू अगर कोई रूल लागू हो रहा है तो वो अस्थायी विधियों में आएगा। फिर एक प्रत्यायोजित विधियां कि कोई भी लोकल अथॉरिटी है या फिर म्युनिसिपैलिटी है, अगर वो कोई नियम, आदेश या कोई विधि पास करते हैं इनडायरेक्टली, तो वो सारी प्रत्यायोजित विधियों में आएंगे। फिर आती है विधि के गैर, यानी कि जो कस्टम है, जो गैर विधियां हैं, गैर विधि कानून है, गैर विधि या गैर कानून है, जो कि समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा जो परंपरा चली आ रही है, कस्टम यानी रीति रिवाज, जो परंपरा है, उन सब का जो उल्लेख है वो विधि के गैर में किया गया है। कि विधि के गैर यानी कि विधि से अलग जो परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा, जो धर्म है, धर्म के अनुसार या किसी भी जाति लिंग के अनुसार जो भी विधियां बना रहे हैं, जो भी लोग बना रहे हैं, वो सारे किसमें आएंगे? विधि के गैर में आएंगे। आगे चलते हैं अनुच्छेद 13(4). अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है? कि संविधान संशोधन यहां लिख दीजिए विधि में संविधान संशोधन की कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है जिसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। हालांकि जो अनुच्छेद 13(4) में लिखा गया है कि विधि में संविधान संशोधन की कोई भी प्रोसेस लिखा हुआ नहीं है कि कैसे होगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकता। विधि में नहीं है तो न्यायिक समीक्षा भी नहीं कर सकता है। जैसे कि केशवानंद भारती केस जो हमने डिटेल से पीछे देखा है, उसमें 25 अप्रैल 1974 जिसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन किया जाए तो वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे के अनुरूप होना चाहिए,
अगर नहीं हुआ तो उसे सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करने को प्रतिबद्ध है। तो ये केशवानंद भारती केस 1974 में कहा गया था कि संविधान में कोई संशोधन होता है, अगर वो मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है तो उसे सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 2014 में संसद द्वारा पास किया गया था। इस बिल को क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको संसद द्वारा पास किया गया था। लेकिन ये क्या करता था, NJAC, ये न्यायिक प्रणाली में जजेस को अपॉइंटमेंट का काम करता था, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप नहीं था, जिससे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड करार कर दिया गया कि NJAC बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप नहीं है, तो इसे NJAC को बिल्कुल हटा दिया गया। तो ये था। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और बताइएगा कि आपको क्या क्या टॉपिक पे नए नए वीडियो चाहिए। आप इसे हमारे इसी चैनल पर नए नए वीडियो राजस्थान संबंधी, राजस्थान करंट अफेयर स्टार्ट किया है, उससे भी आप जुड़िएगा। उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें नई ऐड की है, नई इनोवेशन की है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।